स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। एनडीटीवी के खास प्रोग्राम क्रिएटर्स मंच पर आज कला और साहित्य के क्षेत्र के कई दिग्गजों ने कई ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी इस मंच पर शिरकत की। इन दिनों दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म सरदारजी 3 को लेकर विवादों का सामना कर रहे हैं। जब जावेद अख्तर से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर फिल्म भारत पाकिस्तान विवाद से पहले बन गई है तो फिर उसको रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी आदमी का नहीं हिंदुस्तानी का पैसा डूबेगा। सुनिए ये बातचीत। दिलजीत दोसांझ, उनकी फिल्म सरदारजी 3 जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस के काम करने को लेकर एक ज़बरदस्त अभी बहस देश में छिड़ी हुई है कि ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मेकर्स कह रहे हैं कि फिल्म भारत में रिलीज नहीं हो रही। पिक्चर मुझे मालूम नहीं कब बनाई गई। अगर मेकर्स का कहना है पहले बनाई गई। हाँ, तो अब वो क्या करे बेचारा, वो तो आगे का उसे क्या होगा तो नहीं पता था ना। और पैसा तो उसने लगाया, इसमें पाकिस्तान का पैसा तो डूबेगा नहीं, पैसा तो हमारे हिंदुस्तानी आदमी का डूब जाएगा। तो ये तो क्या फ़ायदा इससे। ये है कि आपको लगता है देश में रिलीज होनी चाहिए फिल्म? लॉ जो है रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं होते हैं कि मैंने आज लॉ बनाया और आज से 10 साल पहले की बात पे अप्लाई किया, वो नहीं हो पाएगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और उस गरीब को मालूम होता कि ऐसा होने वाला है तो पागल थोड़ी था कि वो ले लेता तो एक्ट्रेस को। मेरा ख्याल है सरकार को और सेंसर बोर्ड को इस बात को सिंपैथी से देखना चाहिए और कहना चाहिए भाई तुम आइंदा मत करना, लेकिन अभी तुमने पहले बना ली थी तो चलो रिलीज़ कर लो, लेकिन इट शुड नॉट हैपन अगेन। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर तमाम कलाकारों ने अपनी बात कही, जिनमें से एक हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्माता निर्देशक इम्तियाज अली भी थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के बारे में बताया कि कैसे वो अपने किरदार ढूंढते हैं, क्यों उनकी फिल्मों की प्रेम कहानियां कुछ हटकर होती है, कैसे किसी फिल्म बनाने के आइडियाज उनके दिमाग में आते हैं। ये सभी बात उन्होंने एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर बहुत ही दिलचस्प अंदाज में रखी। जनवरी के महीने में इम्तियाज अली ने मोहित चौहान को बगल में बैठाकर एक छोटी सी महफिल में एक कहानी सुनाई थी। रॉकस्टार 2 की वो कहानी सच है? नहीं, रॉकस्टार 2 की सारी कहानियां गलत हैं। मगर हम अक्सर ऐसे सोचा करते हैं बैठ करके जब बातें करते हैं। ये इम्तियाज ने सुनाई थी एक छोटी सी भीड़ को। हाँ, वो अच्छा सुनाई थी ना दिल्ली तो में मोहित चौहान गाने गा रहे थे। इस उम्मीद में सुनाई थी कि शायद उनमें से ही कोई लड़का या लड़की वो फिल्म बना देगा, क्योंकि कहानी अब आउट हो चुकी है। अब मुझे तो ठीक से याद नहीं है, बट होपफुली उन लोगों को याद होगी, तो होपफुली वो बना देंगे जब रॉकस्टार 2 तो मैं भी देख लूंगा। तमाशा हो गई सर, रॉकस्टार या हाईवे। जैसा मैंने कहा कि राजा को रानी से प्यार हो गया, ये इम्तियाज अली की कहानियों में नहीं होता। राजा को ड्राइवर की बेटी से प्यार होता है। जो सारथी होता है, जो आसानी से मिल जाए, वो इम्तियाज अली की फिल्मों में प्यार नहीं होता सर। हाँ, ये काफी पापड़ बिलवाए गए लग रहा है आपसे किसी ने अब तक आप हाँ, मैं बेल ही रहा हूँ, पापड़ ही बेल रहा हूँ तब से। तो वही है ना कि जो जिंदगी ने मेरे साथ किया है वही बदला मैं फिल्मों के थ्रू निकाल रहा हूँ लोगों के साथ, कि लोग भी इसे फॉलो करके ऐसे ही करें। ये खुद को तलाशने की हर फिल्म में कोशिश होती है या किरदारों को इससे और गहराई में ले जाने में फायदा होता है कि खुद को खोकर मैं तुझको पा गया? हर फिल्म में आप जो कैरेक्टर है वो खुद को तलाश रहा है। हाँ, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है खुद में, मुझे लगता है, मगर लोगों में है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, अभी आपको देख रहा हूँ, अब आप चले जाएंगे यहाँ से, फिर मैं सोचूंगा कि यार ये ऐसे थे, अब जहाँ गए हैं वो जगह कौन सी होगी, जिनसे मिल रहे हैं वो जगह कौन सी, वो कौन होंगी, जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है वो कौन होंगी। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमेंगी, और वो आप में जो मेरा इंटरेस्ट वो भी उन लोगों में थे जिनको आपने कहानी सुनाई थी कि हाँ तो इन सब के बारे में मुझे इंटरेस्ट होगा, और उसके बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ उसको फिक्शन से पूरा करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है ये कहानी बन जाए और क्रिएटर्स मंच के नाम से किसी दिन मैं रिलीज कर दूँ। ब्यूटीफुल। एनडीटीवी क्रिएटर्स के मंच पर मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी भी आज मौजूद थी, जहां उन्होंने बेहतर जीवन और मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। जया किशोरी ने बताया कि आजकल के मौजूदा हालात में रिश्तों की कितनी अहमियत रह गई है, प्यार और रिश्ते कैसे एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से जुदा हैं। आपने एक थ्योरी दी थी अच्छी शादी को लेकर
कि अच्छी शादी अगर सक्सेसफुल रखनी है तो फिर मतलब कोई कंट्रोवर्सी ना हो अगर मैं शुभांकर जी के साथ हूँ, ऐसा हो नहीं, कैसे सकता बहुत है? खूबसूरत थॉट था और मैं उसमें आपको सपोर्ट भी कर रहा था वहां पर कि पुरुष और महिला को अपने घर के बगल घर लेना चाहिए, क्यों महिला ही हर बार पुरुष के घर में जाए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये तो आपने बराबरी की आवाज उठाई थी। अरे आप उसके आपकी बाद तो मुहिम को बढ़ा मेरा रहा हूं नाम मैं। खराब हो चुका है, क्यों मुझे एक खराब हो नया चुका? नाम मिल गया है, घर तोड़ने वाली। ये पर थ्योरी देखिए, ये थ्योरी पे अभी भी आप बिलीव exactly, करते ये हो? मेरा ओपिनियन था कि जब पूछा गया कि मुझे लगता है जितनी शादियों में पैसे बर्बाद हो रहे हैं आजकल बड़ी शादी करने के तौर पे, मुझे लगता है दोनों माता पिताओं को वो पैसे इकट्ठा करके भले ही 1 BHK ही ले और अपने आसपास ही लीजिए, पर कुछ समय के लिए तो होना ही चाहिए। चलिए जीवन भर नहीं आपको लगे कि माता पिता कैसे रहेंगे, पर कुछ समय, ताकि उस पति पत्नी का बॉन्ड बन सके, स्पेशली अरेंज मैरिजेस में, क्योंकि बॉन्ड बना नहीं होता है और बॉन्ड प्रिवेसी में ही बनता है, एक दूसरे को समझना जानना। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा अच्छा होगा रिश्तों के लिए, रादर दैन कि हम घर में इश्यूज़ हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, रिश्ते किसी के नहीं बन रहे हैं, फिर भी बस जो मैंने कहा था कि हमें बस अंत में मरते मरते ये बोलते हुए जाना है कि रिश्ता मर गया था पर प्यार जिंदा था, सॉरी, प्यार मर गया था पर रिश्ता जिंदा था। बीते दिनों में क्राइम की कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं जिनमें महिलाओं ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, चाहे वो सोनम, राजा केस हो या मेरठ के नीले ड्रम वाला कांड। इस दौरान शादी की व्यवस्था और पति पत्नी के रिश्तों पर कई तरह के सवाल भी उठे। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर पहुंची कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी, आपको सुननी चाहिए। देखिए, आप तो अपनी शादी के सवाल से इरिटेट हो चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे लड़कों ने मुझसे ये कहा कि आजकल उन्हें डर लगने लगा है, जो घटनाएं आजकल सामने आने लगी हैं और वो उनको डराती हैं। कभी ड्रम में पैक कर दिया जाता है, कभी मेघालय घुमा दिया जाता है, और बहुत सारी घटनाएं सामने आई कि किसी नाम ने, बताइए। सोनम का नाम आया और बहुत सारे इश्यूज आए, कई लड़कों ने वीडियो बनाए। तो वो जो लड़के कह रहे हैं कि हमें 5, 6, 7, 8, 10 घटनाएं होंगी, 10 तो वो जो में लड़के ऐसा आपको कह रहे हैं, इतना डर लग गया, हजारों से लड़कियों के साथ ये होता आ रहा है और हमें उसके बाद भी कहा जा रहा है नॉट ऑल मेन, और हम उसी विश्वास के साथ अभी भी शादी के लिए तैयार हैं कि हाँ, सारे मर्द ऐसे नहीं होते हैं, जबकि हजारों वर्षों से महिलाओं के साथ ये होता आ रहा है। फिर भी हमारे अंदर एक विश्वास है कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते, अच्छे पुरुष भी हैं और हम उन अच्छे पुरुषों की खोज में हैं। पर अगर आप 10 केसेस में इतना डर जाएंगे तो आई डोंट नो फिर प्रॉब्लम किस में है। बट क्या ये टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये विषय ही नहीं था, इस बारे मुझे में लगता चर्चा ही है नहीं इस थी। टॉपिक को जबरदस्ती एक गलत दिशा दी जा रही है कि इसको एक लड़ाई बनाया जा रहा है। मैं महिलाओं के लिए भी कहती हूँ, जब भी महिलाओं के साथ कुछ गलत हो, आप उसको महिला पुरुष और दोनों के बीच की लड़ाई मत बनाइए। ये क्राइम हुआ है और उसमें जिसने क्राइम किया उसको दोष देना चाहिए, रादर देन सेइंग अरे पुरुष ने किया कि महिला ने किया। जिस दिन आपने बंद किया उसी दिन समानता आएगी। पर अभी आई थिंक जैसे ही महिला के साथ कुछ होता है तो हम एक प्रोपेगेंडा लेकर कुछ लोग निकल जाते हैं कि अरे सारे पुरुष एक है, सारे पुरुष एक है, पुरुष के साथ कुछ हुआ तो कुछ पुरुष निकल आएंगे, सारी महिलाएं एक है। इससे कुछ नहीं होने वाला और इसीलिए ये करने से आज तक तो बदलाव आया नहीं है। तो इट्स हाई टाइम कि हम जिसने क्राइम किया है उसको क्रिमिनल के तौर पे देखें, रादर देन हम जेंडर देखना शुरू कर दें कि पुरुष ने किया कि महिला ने किया। देखिए, आपने पुरुषों के मन की बात कर दी। पुरुष कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। लॉज में भी अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि हाँ। जिन पुरुषों ने ये कदम उठाए वो इसलिए उठाए क्योंकि जब वो कानून की नज़र में गए तो वहाँ पर भेदभाव था। अतुल सुभाष के केस में आया और बहुत सारे केसेस में आया। तो जो इक्वलिटी की आप बात कर रहे हो, ये क्राइम के तौर पर देखना चाहिए, पुरुष महिला के तौर पर नहीं। क्या आप इसकी वकालत करते हो? हमने आपके पॉडकास्ट पे इसकी वकालत की थी। देखिए, मैं इक्वालिटी की बात हमेशा करती हूँ और मैंने 2-3 पॉडकास्ट में, जैसे आपने जो बात की एलिमनी के ऊपर बात है, देखिए हर चीज़ की शुरुआत ना बड़े अच्छे रीज़न की वजह से होती है। पहले इसका रीज़न था कि महिलाओं को एक तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, काम करने नहीं दिया जाता, तो वो काइंड ऑफ निर्भर थी, तो वो एज इट इज़ तलाक मांग ही नहीं सकती थी क्योंकि वो निर्भर है। वो अगर पुरुष से अलग भी हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी उसको नहीं पता, तो मैक्सिमम टाइम पुरुष ही तलाक देते थे। तो ये बनाया गया कि अगर अब तुम छोड़ोगे, एक तो तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, पैरों पे खड़े नहीं होने दिया, तो आगे उसको संभालना तुम्हारा काम बनता है। आज स्थिति वो नहीं है। आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी है, खुद भी कमा रही है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें बदलाव आ जाना चाहिए कि जब वो अपने पैरों पर खड़ी है, कमा रही है और अपनी इच्छा से डिवोर्स ले रही है, तो आई डोंट थिंक लड़के को कुछ भी देने की ज़रूरत है।
चलिए, बहुत सारे लड़के यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, मुझे लगता है ये नाम बदनाम कर दिया गया है। फेमिनिज्म का मतलब ही इक्वालिटी था। कुछ जन आके अगर फेमिनिज्म को पुरुषों के प्रति नफरत बना रहे हैं, तो आप उन लोगों के प्रति नफरत या अपनी डिसलाइकिंग लेकर आइए, इस शब्द के प्रति नहीं, क्योंकि अगर इस शब्द नहीं होता तो आज मैं यहाँ बैठी नहीं होती। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर जाने माने लेखक चेतन भगत भी पहुंचे और ट्रंप के बहाने पाकिस्तान पर निशाना साधते नजर आए। सवाल बुकर प्राइज को लेकर किया गया था, जिस पर उन्होंने तंज कसा और बुकर प्राइज पर बात करते करते ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के जरिए उन्होंने पाकिस्तान को कैसे निशाने पर लिया, सुनिए। चेतन शायद इकलौते ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि हर रेलवे स्टेशन पर उनकी किताब रहती है और दिल्ली के बाहरी संस से लेकर पटना के गांधी मैदान में उनकी किताबें बिकती हैं। तो इंडियाज़ ओनली मास राइटर इज़ राइट हियर विथ अस। चेतन भगत, हमारे मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू मारिया जी, बहुत आपने बुलाया। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पता नहीं आप एडिट कर देना बाद में, पहली लाइन ही। पर बहुत साल पहले एक और चैनल ने एक शो किया था, एंकर हंट। मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, और उसका पता नहीं क्यों मुझे जज बना दिया था, और उसका जज मैं था। और उसमें ऐसे नॉर्मली रियलिटी शो कोई जीतता है तो थोड़े दिन होता है, फिर उसके बाद भूल भाल जाते हैं लोग कि भाई ये जीता, चाहे इंडियन आइडल हो चाहे कुछ हो। तो उसमें हमने कुछ एंकर चुने जो विनर थे, और ये हो गई 15 साल पुरानी बात। और उनमें से एक विनर यहाँ पे मीनाक्षी है, जो यहाँ पे मेरे को उसने इंट्रोड्यूस किया, एंड शी स्टिल हैज़ हैड अ ग्रेट करियर एंड फील सो गुड। तो या जस्ट वांटेड टू से Absolutely, she is brilliant, and we are honored to have her with us now. हाँ, और बाकी आपने कहा पटना से लेके बाहरी संस तक। जी, बाहरी संस जाने में तो मुझे अभी भी डर लगता है, थोड़ा खान मार्केट थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है। बट शुरू से ही मेरा ये सपना रहा है कि एक्चुअली जब मैं शुरू में मेरी बुक्स आई तो मेरे को क्रिटिक्स वगैरह ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे, तो एक ही तरीका है कि जनता पसंद कर ले। अगर जनता पसंद कर लेती है तो क्रिटिक्स चाहे ना भी करें तो ठीक है। तो फिर मैंने क्लियर इंटेंशन बनाया कि अब जनता के लिए लिखेंगे और जनता का प्यार से अपना करियर बनाएंगे। और मैंने कहा कि कई बार हम अपने आप को भारतीय लेखक कह देते हैं, इंग्लिश में स्पेशली मैंने देखा है, पर वो सिर्फ साउथ दिल्ली के लोग पढ़ रहे हैं, साउथ बॉम्बे के लोग पढ़ रहे हैं। सॉर्ट ऑफ लाइक इंडियन फैशन शो, जब इंडियन फैशन वीक होता है, पर वो नॉर्मली साउथ बॉम्बे में हो रहा होता है या साउथ दिल्ली में हो रहा होता है। कोई वो औरंगाबाद में तो लैक्मे फैशन वीक नहीं करते हैं। तो सॉरी, उसका नाम बदल गया ना जगह का? नहीं, अभी औरंगाबाद, बिहार वाला औरंगाबाद बिहार में है वैसे। हाँ, प्रयागराज अलग। सॉरी, आई गेट कंफ्यूज्ड। सो आई थिंक आई ऑलवेज वांटेड कि लाइक अ इंडियन राइटर हु इज रेड ऑल ओवर इंडिया, इफ आई कैन बी दैट। उसके लिए मैंने कहानियाँ ऐसी चुनी जो सबको पसंद आए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने शुरू किया बात करना। कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तब एटलीस्ट जो लोग इंग्लिश में लिखते थे उनकी सारी टारगेटिंग होती थी कि बाहर यूके वगैरह में छपें, बुकर प्राइज़ मिले, कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। पर मुझे लगा हमारे देश में ही इतने लोग हैं इंग्लिश पढ़ने वाले कि उसको पूरा इग्नोर किया जा रहा है। तो आपको कभी बुकर्स प्राइज या कोई इस तरह के अवार्ड की चाहत नहीं हुई? देते भी नहीं है। एक वो ट्रम्प साहब को पीस प्राइज नहीं मिल रहा है, एक मुझे बुकर नहीं मिल रहा। और जैसे वो कहते हैं, लेकिन वो उन्होंने तो कोशिश लिखा है कर अब रहे तक हैं। मुझे 4-5 बार मिल जाना चाहिए था। मैंने कहा मेरे को भी ऐसे लगता है कई बार। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि मुझे इस वजह से नहीं मिल रहा। हाँ, पर उनको मैंने तो, इतना कोशिश किया फिर भी नहीं मिल रहा। आई नो, पर उनको तो पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है पीस प्राइज के लिए। पाकिस्तान कैसे, मतलब किसी को पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कैसे कर सकता है? हाँ, इट्स लाइक अ दारू की दुकान डी एडिक्शन क्लिनिक खोल रही है। लाइक आई मीन ओके, तो मेरे को अभी तक नॉमिनेशन आया नहीं है। कोई ऐसे आसिम मुनीर टाइप लोगों से आएगा तो शायद मिल जाएगा। यूपी के इटावा जिले में एक कथावाचक की चोटी काटने का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। इस घटना को लेकर जातिगत विवाद भी छिड़ा हुआ है। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर आए मशहूर कवि और लेखक कुमार विश्वास ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने पूछा कि क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता। सुनिए क्या कुछ कहना है कुमार विश्वास का। यहाँ इटावा में
यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया। क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली क्यों बात तो उसके सर देखिए, मुंड देने चाहिए? मैं पहली बार इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, बहुत दबाव था, चलिए आपके मंच से कर रहा हूं। पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है भागवत में? यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है वो किन की लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। मैं भी जा रहा हूं बोलने के लिए, तो मैं किसको सुना रहा हूं? उन्हीं को सुना रहा हूं ना, महर्षि वाल्मीकि से सुना रहा हूं। तो देखिए, उसके पास आधार कार्ड अलग था, ये था वो था, ये थाने का विषय है भाई, थाने कचहरी में जाइएगा आप। लेकिन किसी को आप इस बात से वंचित करें कि वो कथा करे, इसका मतलब आपको धर्म पता नहीं है। हाँ, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूं कि व्यासपीठ की गरिमा खंडित ना करें। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, पढ़ता भी रहता हूं, जाति से भी ऐसे कुल में हूं जहां मुझे कहने का अधिकार है। उसके बाद भी मैं जिस मंच पर बैठता हूं अपने अपने राम बोलने के लिए कहता हूं, पहले ही कहता हूं, ये उद्बोधन पीठिका है, व्यास पीठिका नहीं है। क्योंकि मैं संस्कारों में बंधा हुआ व्यास नहीं हूं। व्यास को जो संस्कार करने चाहिए वो मेरे अंदर अभी नहीं है, इसलिए पहले ही बोलता हूं। वो आपके अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कथा व्यास, तो आप मत आइए सुनने। आप चले जाइए, आप फेसबुक पे लेख लिख दीजिए, आप अखबार में लेख छपवा दीजिए, लेकिन आप किसी के साथ ये करेंगे, ये तो स्वीकार नहीं है। एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर आए मशहूर कवि और लेखक कुमार विश्वास ने हिंदी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि भाषाएं प्रेम कराना सिखाती है, भाषाएं किसी को बांटती नहीं है। जो विवाद हो रहा है उनके राजनीतिक मकसद हैं, लेकिन हिंदी को भी अपना वर्चस्ववाद कम करना होगा। हिंदी के मंच पर हम हैं, हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं। हिंदी को लेकर विवाद बहुत हो रहा है। हिंदी क्या बांटती है? हिंदी का तोड़ भी सकती है। ये तो जोड़ने वाली भाषा है ना, हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदी नहीं, कोई भी भाषा नहीं बांटती। हाँ, भाषा बांट ही नहीं सकती। भाषा किसी को भी विभाजित नहीं करती, और हिंदी तो इतनी प्रेमिल भाषा कर ही नहीं सकती। जो विवाद हो रहे हैं उनके राजनीतिक मकसद हैं, उन विवादों के राजनीतिक मकसद हैं। हिंदी बोलने वाला दूसरे प्रदेश में जाए जहां हिंदी ना बोली जाती हो, वहां दूसरी भाषा उसकी मौसी जैसी है। मौसी के बेटे और माँ के बेटों के बीच लड़ाई हो सकती है क्या? जो भी ऐसा कर रहे हैं वो किन को मार रहे हैं आप देखिए, वो किन को पीट रहे हैं। वो बच्चा बेचारा नीचे सड़क पे बैठ के किताबें बेच रहा है, उस किताब को जला रहे हैं वो कि हिंदी की क्यों बेची। कोई बेचारा हिंदी में रेस्टोरेंट में बोल रहा है, उसको थप्पड़ मार रहे हैं। भाई, इसको थप्पड़ मार रहे हो तुम हिंदी बोलने के कारण है, और मुंबई में मार रहे हो, तो हिंदी की फिल्म इंडस्ट्री वहां जो चारों तरफ बैठी हुई है उसको भेज दो नोएडा, उसको भेज दो गुड़गांव, वहां चले जाओ, यहां नहीं चलेंगे। इसको थप्पड़ मार रहे हो तो सदी का महानायक जो हिंदी में डायलॉग बोलता है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, उसको बोलो, किसको बोले दूसरी बात। यार, ऐसे कैसे हो सकता है? भाषाएं तो प्रेम करना सिखाती हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि उसमें लोग खामोश हो जाते हैं। लोग, वो है ना, बिगाड़ के डर से क्या सच की बात ना कहोगे, प्रेमचंद की बात। तो क्या बिगाड़ के डर से सच नहीं बोलोगे? सच तो बोलना पड़ेगा। हाँ, हिंदी को अपना वर्चस्ववाद कम करना पड़ेगा। यहाँ हिंदी के लोग सुन रहे हैं, हिंदी के कवि बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके निराला दक्षिण में पढ़े जाएं, तो आप सुब्रमण्यम भारती को पढ़िए। आप चाहते हैं कि आपकी मीराबाई और आपके महादेवी वर्मा केरल में पढ़ी जाएं, तो आप अक्का महादेवी को पढ़िए। आप चाहते हैं कि आपके दिनकर, यहाँ पर चित्र लगे हुए हैं, वो पढ़े जाएं कश्मीर में, तो आप ललदद को पढ़िए, राबिया को पढ़िए। वो भी मेरी माँ है, उसने भी मेरी माँ मीरा जैसा ही लिखा है। तो भाषा का विवाद हर बार वितंडा होता है, इसलिए होता है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना होता है, उसमें दूसरों की वोट नाराज ना हो जाए। इस चक्कर में जो वैसी आवाजें हैं जो हिंदी के साथ है वो भी चुप हो जाती हैं, लेकिन ये लंबे समय तक रहेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुमार विश्वास एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच पर पहुंचे और उनसे कुछ कविताएं सुनने की फरमाइश ना की जाए? वो अपने लेखन को जब सुरों के साथ पिरोते हैं तो सुनने वाले जैसे ठहर से जाते हैं, और कविता खत्म होने के बाद शुरू होती है तालियों की गड़गड़ाहट। सुनिए कुछ ऐसी ही कविताएं खुद कुमार विश्वास की जुबानी।
राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी हैं राम। आप गाएंगे? और सृष्टि भी हैं राम, दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं राम, दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी हैं। राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं राम, मनहर भी हैं और मनस्वी भी हैं। राम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं राम, राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। तुम ऐसे ठहरे हो मन में जैसे नीरव निपट अनाहत। शब्द देखिए आप, वहां करनी पड़ती है इसमें कि जैसे नीरव निपट अनाहत, जंगल के सूने कोने में, जग भर की ध्वनियों के बाहर, शांति विराजी हो स्थाई, शांति विराजी हो स्थाई, पुलक प्रकंपित साधक तन में, तुम वैसे ठहरे हो मन में। बहुधा कार्यक्रमों में सुनने वाले जो लोग होते हैं उनकी लोक ग्राह्यता बहुत औसत होती है, तो अच्छी कविता निकालने से पहले मन डरता है कि लोग सुनेंगे भी नहीं सुनेंगे। इसमें विषय गंभीर है, इसमें जैसे मोक्ष का भाव है, निर्वेद इसका शांत रस की कविता है जो मैंने आपको सुनाई। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह सुनी लोगों ने, उससे यह तय हो गया कि एनडीटीवी एक जो इंटेलेक्चुअल ब्रांड था उसकी जो कोर है वो अभी ऐसी ही सुरक्षित है जैसे सब ऐसी थी ऐसी आपकी अभी।